नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जसवीर सिंह राणा जी की लिखी कहानी चूड़े वाली बहाँ का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ और बापू उसके साथ वही कुत्ते खानी करते थे जो चन्नी मेरे साथ करती थी। हार कर मैंने राम आश्रय की शरण ली थी, लेकिन माँ को मेरा उसके पास जाना अच्छा ना लगता। वह रोकती रहती, रे बग्गे, उसके पास ना जाया कर, वह तो मर जाना विष पुरुष है, बर्बाद हो जाएगा तू भी। और नहीं तो जात को जात तो देख ले साले। मुझे रोकने में केसर भी आगे आ जाता था, पर मुझे ना रुकना था ना मैं रुका। मैं तो वहाँ जा पहुँचा था जहाँ सब जात गोतों का दुख एक बन जाता है। मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो मुझे फिरकी की भांति घुमाए रखती। वह चीज़ केसर के अंदर भी घूमती रहती। तभी तो वह भी घर में नहीं बैठता था। ये घर है तुम्हारी माँ का सिर। खींचा हुआ केसर सुबह सवेरे ही खन्ने की ओर चल पड़ता। मैं बिरादरी के लोगों के खेतों में काम करवाता घूमता रहता। केसर को यह बात बुरी लगती थी। वह बड़बड़ाता सा रहता, साला टुच्चा कमीना, अच्छा लगता है वहाँ शरीके के खेतों में मजदूरी करता हुआ। और मैं करता भी क्या। मेरे अंदर एक ऐसा आदमी पैदा हो गया था जो कोई भी काम कर सकता था। जिन दिनों घुटनों के दर्द ने माँ को बिस्तर से लगा दिया था, मैं ही सब कुछ संभालता था। कपड़े धोता, बर्तन मांजता, जिस वक्त रोटी बनाने बैठता, लोगों के घरों में बन रहे परांठों की उड़ती महक मेरी रोटियों को आड़ा तिरछा कर जाती। दाल सब्जियों को लग रहा तड़का मुझे अंदर तक छलका जाता। चूल्हे की आग देह में चढ़ने लगती। मोटी मोटी रोटियां थाप कर मैं काम खत्म कर देता हूँ। कई बार तो रात की उतारी से ही सुबह का काम चलता। बिस्तर पर पड़ी माँ ताजी रोटियां उतारने को कलपती रहती, पर रात की बची रोटी को गर्म करता हुआ केसर जोर जोर से हंसकर कहता, कहते हैं सिख ने सिख को मारी अख, चक्क कड़ाही अंदर रख, तड़के उठकर नहाएंगे, तत्ती करके खाएंगे। रोटी पर नमक मिर्च छिड़ककर उसके गिलास चाय के घूंट से गले से नीचे उतार कर वह बैठक में जा घुसता। मैं चोर निगाहों से देखता। मैं दीवार से टंगे शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांधने लगता। मेरा हाथ सिर पर बंधे अंगोछे पर फिरने लगता। केसर मुंह में पगड़ी का एक सिरा दबाकर पहला पेच लगाने के बाद गोल गोल फेरे पर फेरा दिए जाता। पगड़ी इस तरह गोलाकार बन जाती मानो सिर पर स्कूटर का टायर रखा हो। तिरछा सा झांक कर वह पता नहीं किसे सुनाकर कहता, इसे कहते हैं टोकरा स्टाइल पगड़ी। मेरी हंसी छूट जाती। मैं घूमकर दूसरी तरफ देखने लगता। अचानक ही फड़क की आवाज आती। मैं सिर घुमाकर देखता। दूसरा सिरा छोटा रह जाने के कारण केसर सिर पर से पगड़ी उतार कर ठाई से नीचे दे मारता था। फिर मुंडे हुए सिर पर अंगोछा लपेटता हुआ वह बाहर को चल पड़ता था। नहीं भई, बनी नहीं बात, साला आखिरी सिरा छोटा रह गया। उसके चले जाने के बाद मैं भी उसकी गिरी हुई पगड़ी को बांध बांध कर देखता, पर केसर की तरह मैं भी पगड़ी बांधने में सफल ना हो पाता। मैं उदास हो जाता, पर कई बार मुझे केसर में से एक आस की किरण नजर आने लगती। मुझे लगने लगता कि एक दिन वह अपना और मेरा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पर केसर था कि आखिर तक अपनी जिद पर अड़ा रहा। मेरे और अपने विवाह की बात तो वह करने ही नहीं देता था। उसका पारा हाई हो जाता। लोगों को रिश्ते के लिए किस मुंह से कहूँ। यह बताऊं कि हमारा बाप अमली था, भाई बिरादरी वालों के साथ खेत मजदूरी करता है। साले बेगानी बेटी को खिलाएगा क्या। नशों ने तो तुझे पहले ही खा रखा है, और फिर मेरी क्या अब उम्र है विवाह करवाने की। उसकी ठंडी गर्म बातें सुनकर मैं माँ की भांति चुप लगा जाता था। मन में आता कि केसर की जुबान खींच लूं। अगर रिश्ता नहीं करवाना तो झूठा वायदा ही किए जाता। पर वह तो बड़ा कड़वा बंदा था। हर वक्त शराब पीता रहता। अगर माँ टोकती के अरे दिन में तो हट जाया कर, तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत ना पला कहता हुआ
वह माँ के सामने लोगों से मिली मिठाई का ढेर लाकर रख देता, पर खुद वह मीठा बिल्कुल ना खाता। मैं एक एक चीज अपने विवाह की मिठाई समझकर खा जाता था। जिस दिन किसी का रिश्ता करवा कर आता, शराबी हुआ केसर एक अजीब खेल खेलता था। पहले वह मुझे शराब पिलाता, फिर मीते को बेची अपनी जमीन की तरफ चल पड़ता। ट्यूबवेल वाले कोठे के पास जाकर साफ सी जगह देखकर बैठ जाता। बहुत देर तक बैठा रहता। मैं असमंजस की स्थिति में खड़ा रहता। बहुत देर बाद उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ती, बग्गे, यहाँ से बढ़िया से तिनके तो चुग जरा, हम घर बनाएं। मैं स्वयं भी छोटे छोटे तीले तिनके चुगने लग पड़ता, फिर मजबूत से तिनके से धरती पर 4 गड्ढे खोदता, फिर उनमें एक ही लंबाई के 4 तिनके फंसाकर उन्हें पिल्लरों की भांति खड़ा करता, और फिर खड़े तिनकों पर 4 लंबे तिनके गार्डर की तरह लिटा देता। नशीली आंखों से मैं उसकी कलाकारी देख रहा होता, जब वह तीलों जैसे बारीक तिनकों से घर की छत चिन रहा होता। अचानक ही कहीं से हवा का एक झोंका आता और घर तिनका तिनका होकर बिखर जाता। केसर की आवाज दूर दूर तक गूंजती चली जाती, यह फूंक किसने मारी है फूंक? मैंने नहीं मारी केसर, मैंने नहीं मारी। उसकी फना कर देने वाली आवाज सुनकर मैं गांव की ओर दौड़ लेता। वह बहुत समय तक हवा में मिट्टी के ढेले मारता रहता। सवेर होते ही सब कुछ भूल जाता। उसके चेहरे पर किसी रिश्ते की तलाश होती। अगर कोई रिश्ता ना मिलता तो वह खन्ना बस अड्डे पर सवारियों को हांके मारना शुरू कर देता। ओए आ जाओ, इकलाहा, इसड़ू, नसराली, जरग गरौनी, जौड़े पुल, पुरथला, रावना, मलेरकोटला, आ जाओ भई आ जाओ, हांके लगाता वह अपना माथा खुरचता रहता था। जिस दिन उसके माथे में उगे कैंसर में से खून की धार निकली, वह फोटो खिंचवाने की जिद करने लग पड़ा था। मैं इसड़ू से फोटोग्राफर बुला लाया। माँ और मेरे संग उसने कई फोटो खिंचवाई। जिस वक्त मौत की फ्लैश पड़ी, केसर फोटो बन फ्रेम में कैद हो गया था। भोग के अवसर पर महाराज की हजूरी में रखी उसकी फोटो खासी पुरानी थी। टोकरा स्टाइल पगड़ी बांधे वह जबरन मुस्कुरा रहा था। उस फोटो में कोई रंग नहीं था, पूरी की पूरी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी। काफी समय तक मुझे उसकी मौत का यकीन ही नहीं हुआ था। हर पल उसकी आहट सी आती रहती। उसकी मौत के बाद एक अजीब घटना घटी थी। अपने बेटे के लिए रिश्ता पूछने एक आदमी हमारे यहाँ आया। दरवाजा खड़का। उसने आवाज लगाई, केसर घर में ही हो भाई? नहीं भाई, केसर अब यहाँ नहीं रहता, माँ ने अंदर से ही उत्तर दिया। उसकी बात में पता नहीं क्या था। मैं आर्तनाद कर उठा। आंखों का पानी बाढ़ की तरह बह चला। मन में आया कि उठकर भाग लूं, पर टांगे साथ छोड़ती जा रही थी। सूरज डूब चुका था। सारे आंगन में अंधेरे छाया हुआ था। आसमान में चमकते तारे फिरकी की तरह मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरी नज़र आसमान से जा टकराई। एक तारा टूटा, एक और टूटा, और फिर टूटते तारों की बरसात होने लगी। मेरा हल्क सूखने लगा। मेरी चेतना शमशान घाट में चली गई। सीमेंट के बेंचों पर 4 लोग काले कपड़े पहने बैठे थे। फूलों की बेलें सांपों की भांति लटक रही थी। मन हुआ कि एक हाथ से टूट रहे तारों को पकड़ लूं, दूसरे हाथ से फूलों को उठा लूं और फिर पूछूं कि तुम में से केसर कौन है और राम आसरा कौन, दीप कौन सा और ताया कौन? वे हम में से कोई नहीं। उनकी मुक्ति नहीं हुई। फूलों की आवाज़ थी कि पता नहीं तारों की आवाज़। मैं शशोपंज में पड़ गया। केसर के फूल तो मैं स्वयं डालकर आया था, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि तूने मुझे उसके कपड़े नहीं दिए। किसी लड़की की आवाज़ थी। यह आवाज़ मैंने कीर्तपुर में सुनी थी। पानी में केसर के फूल प्रवाहित कर जब मैं गुरुद्वारे में से बाहर सड़क पर आया, मंगतों की भीड़ मेरी ओर दौड़ पड़ी थी। उनमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। मेरी नज़र उससे जा मिली। उलझी आवाज़ों के बीच फंसी वह कपड़े मांग रही थी। जाने वाले के कपड़े दे जा, उसको मुक्ति मिलेगी। उसको कपड़े देने के लिए ज्यों ही मैंने झोले में हाथ डाला, कितनी ही बाहें मेरे झोले पर झपट पड़ी। एक लफंगा सा मंगता तो झोला ही छीनकर भाग खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे भागा, पर वह रोज का खिलाड़ी मुझे मात दे गया। मैं औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा। मंगतों की भीड़ हंसने लग पड़ी। मैं खाली हाथ खड़ी लड़की की ओर देखकर रोने लग पड़ा। वह भीड़ में से निकलकर सड़क किनारे जा बैठी।
सड़क पर गिरा मैं उसकी ओर देख रहा था, वह मेरे कुर्ते पजामे की ओर देख रही थी। मुझे अपना कुर्ता पजामा याद आ गया। बॉम्बे टेलर के यहाँ सिलने दिया था, पर लाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। कहीं वह मेरा कफन तो नहीं सिल रहा। मैं सूखे पत्ते की भांति कांप उठा। दे चार पाई से बिलांद पर ऊपर उठ गई। बाहीं पर से होता हुआ मैं धरती पर जा गिरा। शरीर मछली की भांति तड़पने लगा, यानी कोई मेरा गला घोंट रहा था। बचने के लिए मैं दीवार से जा लगा। दीवार हिलने लगी। मैं हाथ पैर का सहारा लेकर दूर घिसटने लग पड़ा। मुंह में से आवाज़ निकलने लगी, पानी पानी। हवा का कांटा पानी नहीं मांगा करता बग्गे। खोखे वाले की बात मेरे सिर के इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाने लगी। मैं किस हवा की बात करता था? मेरी चेतना चक्रवात की भांति घूमने लगी। सिर के इर्द गिर्द होती भिनभिनाहट में बाजा बजने लगा। मैं छोटा सा बन गया। किसी का बड़ा सा हाथ हवा में लहराया। पैसों की मुट्ठी विवाह वाली कार के आगे आ गिरी। मिट्टी में 5 और 10 पैसे के सिक्के बिखर गए। मैं चुगने लग पड़ा। भीड़ में हड़कंप मच गया। मेरा हाथ नाली में जा पड़ा। विवाह वाली कार मेरे ऊपर आ चढ़ी। मैं चीखने लग पड़ा। चीखने से कुछ नहीं होता भाई जी, यह इश्तिहारबाजी का ज़माना है। चाय वाले खोखे पर मिला पत्रकार मुझे यही कहकर गया था। उस दिन मैं शहर तो गया पर दिहाड़ी पर नहीं गया था। दिन भर खोखे के सामने बिछे बेंच पर बैठा रहा। कभी चाय का कप पी लेता, कभी बीड़ी सुलगा लेता। मन को चैन ही नहीं पड़ रहा था। अजीब से ख्याल आ रहे थे। मिनट भर बाद पत्रकार की कही बात याद आ जाती। एक इश्तिहार का 300 लगेगा। पैसों की बात नहीं, बात कुछ और थी। मैंने महीना भर जमकर दिहाड़ी की, पैसे इकट्ठे किए। सबसे पहले अपना ही नंबर लगवाया। जिस दिन इश्तिहार छपा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव तक साइकिल हवा से बातें करता आया। हैंडल से टंगे अखबार में मेरी जान थी। रात में सोने से पहले कई बार इश्तिहार पढ़ा। लिखा था, जट सिख लड़का, उम्र 26, कद 5 फुट 9 इंच, घर की अच्छी ज़मीन जायदाद के लिए खूबसूरत कन्या की ज़रूरत है, जल्दी विवाह, कोई जाति बंधन नहीं। राम आश्रय का इश्तिहार पढ़कर भी बड़ा मज़ा आया था। उसमें लिखवाया, कनेडियन राम गढ़िया लड़का, उम्र 24 साल, कद 5 फुट 10 इंच, अपनी फैक्ट्री के लिए पढ़ी लिखी सुंदर लड़की की ज़रूरत है, तुरंत विवाह, कोई दान दहेज नहीं। थोड़े से पैसे कम पड़ जाने के कारण दीप और ताया का इश्तिहार मैंने साझा छपवाया। दोनों का जिक्र था। 2 जट सिख लड़के, बड़ा फार्म और ट्रांसपोर्ट, उम्र 30 साल, कद 5 फुट 7 इंच और 35 साल, कद 5 फुट 6 इंच के लिए 2 खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत है। तलाकशुदा भी संपर्क कर सकते हैं। जट सिख कुंवारा लड़का, उम्र 38 साल, कद 5 फुट 3 इंच, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या की ज़रूरत है, कोई दहेज और जाति बंधन नहीं, बच्चे वाली विधवा और तलाकशुदा भी संपर्क करें। केसर का इश्तिहार छपवाकर मानो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया था। मन पर से मानो भारी बोझ उतर गया। चित में लड्डुओं की पंसेरी ढेरी हो गई थी। अखबारों में से काट कर मैंने सारे इश्तिहार बैठक की दीवार पर लगा दिए थे। आधी रात तक खड़े खड़े पढ़ता रहता। माँ कल्पती रहती, अरे ये किसका मरसिया पढ़ता रहता है, कड़वा ना बोल माँ, बस तेरा मुंह मीठा होने वाला है। माँ से बातें करता हुआ मैं कहीं दूर खो जाता हूँ। शहर में खोखे वाला शौकीन बंदा था। उसके पास मोबाइल था। सभी इश्तिहारों में संपर्क के लिए मैंने उसका नंबर ही लिखवाया था। उसने मना किया था, पर मैंने चोरी से लिखवा दिया। जब रिश्ते वालों के फ़ोन आने लगे तो उसे पता चला। वह मेरे से लड़ पड़ा, साले कुत्ते, तुझे मना किया था, अब मुझे तो मरवाएगा ही, खुद भी फंसेगा। गालियाँ बकते हुए जब मैं बताता कि किसी लड़की का फ़ोन आया था तो मैं नाचने लग पड़ता। उसकी गालियाँ तेज हो उठती। मैं गाने लग पड़ता, जिंद बेच के मिले जे तू फिर भी पुग दिए, देखते जाओ तुम तो नाचते फिरोगे। फिर एक दिन मैं मौके पर ही पकड़ा गया था। पता नहीं किस तरह खोज खबर निकाल ली। एक रिश्ते वाले पूछताछ करते हुए खोखे पर आ पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस बुला ली। मैं और खोखे वाला थाने में बैठे थे। मैं तो सच बात बताकर निकल गया, पर मैं फंस गया।
कई दिन मार पड़ती रही। जैसे ही फेंटा चढ़ता, गालियां बकता, थानेदार वही सवाल पूछने लग जाता। क्यों वे माँ के सरवाले? चल बता, ये 420 की क्यों? नहीं जनाब, आपको धोखा हुआ है। 420 तो हमारे साथ हुई है। पट्टों की मार सहता, मैं लक्स साबुन का ज्ञापन देती, एक्ट नहीं की, 420 बातें सुनाने लग पड़ता। पुलिस वाले हंसने लगते। मेरी बातों से तंग आया थानेदार एक दिन बोला, छोड़ो इसे, यूं ही फुद्दू फड़ाके मारता है साला। उन्होंने मुझे पागल समझकर छोड़ दिया था, लेकिन मेरा साइकिल थाने में ही रख लिया। मैं पैदल ही गांव पहुंचा। मेरे साथ चले आ रहे 4 साए गांव की बाहरी सड़क पर से शमशान घाट की तरफ मुड़ गए। गुरुद्वारे वाला पाठी रहरा साहिब का पाठ कर रहा था। हमारी बैठक में से रोने की आवाजें आ रही थी। माँ मरी पड़ी थी। मेरी आह निकल गई। यह कैसे मरी? तेरा इंतजार करती मर गई। जिन्हें कोई दुख नहीं था, उनके शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे। माँ के सिरहाने बैठा मैं दीवार पर चिपके इश्तिहारों की ओर देख रहा था, पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में मिट्टी पड़ गई थी, खून में जलन हो रही थी। मुझे प्यास लगी थी, पर नलका दूर था। मैंने किसी को पुकारा नहीं, किसी ने मुझे पुकारा था नहीं, शायद नलका खड़का था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। एक चूड़े वाली बाँ दिखाई दी। मेरा मुंह खुल गया। हाथ में गिलास थामे वह मेरे मुंह में पानी डालने लगी। मुझे खांसी छिड़ गई, सांस उखड़ गई। मैंने दोनों हाथों से गले की घंटी पकड़ ली। ला, मेरी बाह पर सिर रख ले, तकलीफ कम होगी। मेरे सिरहाने बैठी औरत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। उसकी बाह पर सिर रखने के लिए जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, वह गायब हो गई। मेरा सिर धड़ाम से धरती से जा बजा। मेरी चीख निकल गई। चुप कर बग्गे, चल अब, राह बहुत लंबी है। 4 साए मेरे पैरों की तरफ खड़े थे। मैं उनकी तरफ देखने लग पड़ा। वे आसमान में उन तारों की ओर देख रहे थे जिन्हें सारा गांव छड़ों का राह कहा करता था। नहीं, अपनी जानिब मैंने उनकी ओर से पीठ कर ली। मेरी आंखें बंद होने लग पड़ी। कुछ ऊपर की ओर उठने लग पड़ा। मैं बहुत हल्का हो गया। दिमाग में फूलों की क्यारी खिल उठी। मैं उसमें एक फूल बनकर खिल उठा। मुझे तो यही फूल लेना है। एक लड़की की आवाज़ मेरे कानों के बहुत करीब से होकर गुजर गई। लड़के ने मुझे तोड़कर उसके हाथों में पकड़ा दिया। वह सूंघने लगी। मैं बहुत भीतर तक महक उठा। महक छोड़ती लड़की रात की रानी बन गई। मैं आसमान का तारा बन गया। वह मेरी ओर इशारे करने लगी। मुझे वो तारा तोड़कर ला दे। मेरी ओर देखता लड़का लड़की से वायदा करने लगा। मैं अपनी शांत हो रही चेतना को बाहर की ओर मोड़ने लग पड़ा। शायद शायद कोई बाहर वाला दरवाजा खड़का रहा था। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।